Good morning, students. Today, I will start the new chapter, Living Things and Their Habitat. अब इस चैप्टर में मैं आपको किसके बारे में पढ़ाऊंगी? लिविंग थिंग्स और उनकी हैबिटेट के बारे में पढ़ाऊंगी। लिविंग थिंग्स का मतलब आप जानते हैं जिंदा चीजें, ठीक है ना। और देयर हैबिटेट, हैबिटेट क्या होती है? द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव, ईट फूड एंड रिप्रोड्यूस इज नोन एज इट्स हैबिटेट। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे रहता है, खाता है, पीता है, रिप्रोडक्शन करता है, वो उसकी हैबिटेट कहलाती है। तो इस चैप्टर we are going in this chapter we are going to study about the living things and their habitats. The first question that arises is how living things, how can we differentiate the living things from the non-living things? लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स को आप अलग अलग कैसे कर सकते हैं? लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स बोथ आर मेड अप ऑफ मैटर बिकॉज दे हैव मास एंड ऑक्युपाइज द स्पेस। चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, दोनों ही किसकी बनी है? मैटर की बनी हुई है। और क्यों? क्योंकि दोनों में ही वेट होता है और दोनों ही स्पेस घेरती है। बट देयर आर some characteristics which differentiate the living things from the non living things. लेकिन कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से हम लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से अलग कर सकते हैं। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि लिविंग थिंग्स की बॉडी कैसे बनी है? लिविंग ऑल द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ द सेल्स। जिस तरह से कि किसी भी रूम का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? ब्रिक होती है। ईंटें मिलकर दीवार बनाती हैं, चारों दीवारें मिलकर एक रूम बनाते हैं और कई रूम मिलकर क्या बनाते हैं? एक हाउस बनाते हैं। ठीक उसी तरह से द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। सबसे पहले स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का किससे शुरू होता है? सेल से शुरू होता है।
कर रहे थे, एंजाइम सीक्रेट कर रहे थे, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहे थे, वो सारों ने मिलकर हमारा क्या ऑर्गन बना दिया, स्टमक बना दिया मान लीजिए। अब ऐसे ऑर्गन जिनका कि फंक्शन और ऑर्गेनाइजेशन सेम हो, यानी कि अब स्टमक है, लीवर है, पैंक्रियास, इन सब ने मिलकर हमारा ऑर्गन सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम या कोई सा सिस्टम बना दिया, कोई सा भी सिस्टम बना दिया। अब डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो सभी सिस्टम बन गया और सारे सिस्टम ने मिलकर फिर हमारी क्या बना दी, बॉडी बना दी। तो शुरुआत कहाँ से हुई, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल से होती है, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं, हमारी बॉडी बनाते हैं। यानी कि यूनिसेलुलर कहते हैं, एक सेल से मिलकर बॉडी बनी है और वी कैन नॉट सी देम थ्रू द नेकेड आईज, वी कैन सी देम ओनली थ्रू द माइक्रोस्कोप, दैट्स व्हाई दे आल्सो कॉल्ड द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। बॉडी सिंगल सेल की बनी है, बहुत छोटी है, हम उनको खाली आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, तो इनको हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से बनी है, यानी कि सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, तो हजारों करोड़ों सेल है हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में, तो हम लोग और एनिमल्स क्या कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर। तो हम लोग क्या कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। है जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, यूनी यानी कि एक सेल, जिनकी बॉडी एक सेल से बनी है, मल्टी यानी बहुत सारे, जिसकी की बॉडी बहुत सारे सेल से बनी है, बर्ड्स, कैट, डॉग, काऊ, ह्यूमन बीइंग सब मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर में अमीबा है, पैरामीशियम में आपने अमीबा का नाम सुना होगा। ये सब माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। तो ये आपका सबसे पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनकी बॉडी कहाँ से शुरू होती है, सेल से शुरू होती है। Second characteristics of the living organism is growth.
जो भी जिंदा चीजें हैं वो सबसे पहले आपको क्या शो करती हैं, उनकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो ग्रो करती हैं। जैसे कि एक छोटा सा बेबी है, वो बड़ा होगा, फिर क्रॉलिंग करेगा, फिर वो और बड़ा होगा, फिर और बड़ा होगा, फिर वो बॉय या गर्ल हो जाएगा, फिर उसके बाद वो मैन या लेडी हो जाएगा, है ना। जैसे आपने बीज डाला है, बीज से सैपलिंग निकलेगा, फिर छोटा सा पौधा बनेगा, फिर पौधा और बड़ा होगा, फिर वो पूरा पेड़ हो जाएगा। तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये क्या शो करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं। आपको दिख रहा है ग्रोथ वाले टॉपिक में ये सब लिखा हुआ है। All living things show the characteristics of the growth. Living organisms grow in size as a result of the division of the cells. जितने भी living organisms हैं वो सब क्या शो करते हैं, ग्रोथ शो करते हैं। और वो किसकी वजह से होती है, वो सेल डिवीजन की वजह से होती है। उनके सेल्स मल्टीपल डिवाइड होते जाते हैं और बॉडी बढ़ती जाती है। It is very different from the growth of the crystals, a heap of sand or a glacier. Non-living things grow externally and their growth is external during the crystals. Whereas living things have the growth from within due to the multiplication of the cells and it is not reversible. अब living जैसे कि non-living things है, non-living things में भी हम जैसे कि अब रेत है, रेत डाला तो डाले जा रहे हैं तो उसका ढेर जो है वो कैसा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब हम उसको फिर वापस उठाएंगे तो वो ढेर खत्म हो जाएगा। लेकिन लिविंग थिंग्स में क्या है, जो ग्रोथ है वो कैसे है, इंटरनल है। जबकि नॉन लिविंग में क्या थी, एक्सटर्नल थी कि आप ला रहे थे, फटा रहे थे, फिर वापस ले जा रहे थे, तो वो रिवर्स भी हो गई थी। अब इंटरनल ग्रोथ होती है लिविंग थिंग्स में और जो उनकी सेल्स है वो एक्चुअल में डिवाइड होती है और ये रिवर्स नहीं होती। A baby grows in a child and a child into an adult. एक बच्चा जो छोटा सा है वो बिल्कुल छोटा सा बच्चा भी वो एक बच्चा बन जाता है और वो बच्चा बन के फिर बड़ा होकर क्या बन जाता है, एडल्ट बन जाता है। Same happen with the seeds of the mango. It produce seedlings, then a small plant, sapling, and then become a huge mango tree. दिख रहा है आपको, दोनों चीजों का पिक्चर बनी है बुक में पेज नंबर 74 पर। ठीक उसी तरह से प्लांट्स में भी ग्रोथ होती है। मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि सीड्स प्रोड्यूस करता है मैंगो प्लांट। जब हम उन सीड्स को बो देते हैं तो उनसे सैपलिंग निकल जाता है और फिर बहुत बड़ा सारा एक मैंगो ट्री बन जाता है वो सैपलिंग। Even when the growth stops in living things, the body keeps replacing and repairing the worn out cells and tissues. It's an ongoing process. जब ह्यूमन बीइंग्स में आपको पता है कि ग्रोथ कैसी होती है, लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं कि आप जिंदगी भर बढ़ते रहते हो, है ना। 20-22 साल का इंसान की ग्रोथ रुक जाती है। तो जब ग्रोथ रुक जाती है तब भी जो सेल्स जो है बॉडी की वो रिप्लेस और रिपेयर होती रहती है। बीमारी से, दुखी से, टूटने फूटने से, किसी एक्सीडेंट से जो सेल्स खराब हो जाती हैं उनकी जगह पर नई सेल्स बनती रहती है। पूरी लाइफ का आउटगोइंग प्रोसेस है। In plants, if you break some part, a new part gradually appear, but this does not happen with humans and with the animals. अब अगर हम प्लांट्स का कोई पार्ट जो है
weaks off, the rest of the body, a new tail grows in its place. The formation of last part of the body is called the power of regeneration. आपने देखा होगा अगर कभी हम छिपकली को मारते हैं और वो ऐसे हाथ पड़ता है कि उसकी सिर्फ टेल अलग हो गई, पूरी छिपकली भाग गई, तो आप देखेंगे कि दोबारा उस छिपकली की टेल जो है वो रीजेनरेट हो जाती है। तो जब लॉस्ट बॉडी पार्ट फिर से फॉर्म हो जाता है तो इसको आप क्या कहते हैं? पावर ऑफ रीजेनरेशन। तो जो लिविंग थिंग्स है उनमें रीजेनरेशन की पावर, जो कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे हैं उनमें रीजेनरेशन की पावर होती है, वरना एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग्स में रीजेनरेशन की पावर नहीं है। Characteristics of the living thing is nutrition. All living things need food for the survival, for the life processes such as the growth. Food is very essential. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सबको अपने ग्रो करने के लिए, अपनी लाइफ प्रोसेस करने के लिए खाने की जरूरत होती है। जिस तरीके से कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म खाना लेता है उसको आप क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं आप उसको? न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन आर ऑफ टू टाइप्स। न्यूट्रिशन की प्रोसेस जो है वो दो तरह की होती है। अब सबसे पहले तो मैंने आपको न्यूट्रिशन का मतलब बताया। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इज नोन एज न्यूट्रिशन। जिस तरीके से खाना लिया जाता है उसको आप न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिशन टू टाइप्स का होता है। सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स ऐसे पेड़ पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक की एग्जांपल कौन है? ग्रीन प्लांट्स है ना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ये आपको अच्छी तरह पता है, वो छोटी क्लासेस से आपको पढ़ाया जाता है। हेटेरोट्रॉफिक यानी हेटेरो मीन्स अदर्स, जो अपना खाना दूसरों से लेते हैं वो क्या कहलाते हैं? और हेटेरोट्रॉफिक कहलाते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक प्लांट में आपके ग्रीन प्लांट्स हो गए। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. The process by which green plants prepare their own food in presence of water, sunlight and chlorophyll is called the photosynthesis. वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना खाना क्लोरोफिल, सनलाइट
herbivores. Herbivores, animals who eat only the plant and plant product are called the herbivores. ऐसे जानवर जो सिर्फ घास और पत्तियां खाते हैं उनको आप क्या कहते हैं? herbivores कहते हैं. जैसे कि गोट, डियर, ये सब किसकी एग्जाम्पल है? herbivores की एग्जाम्पल है. नंबर 2, carnivores. Animals who eat only the flesh of other animals are called the carnivores. ऐसे जानवर जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उनको आप क्या कहते हैं? carnivores कहते हैं. For example, lion, tiger. Number 3, omnivores. Omnivores आप उनको कहते हैं animals or organisms who eat plants and the flesh of the other animals are called the omnivores. यानी कि ह्यूमन बींग्स हम लोग क्या हैं? omnivores हैं. ह्यूमन, बियर, भालू भी मछली भी खाता है, शहद भी खाता है, और क्रो दाने रोटी भी खाता है और सड़े गले जानवरों को भी खाता है. ये किसकी एग्जाम्पल हो गई? सब आपके ओमनिवोर्स की एग्जाम्पल हो गई. तो ये आपका न्यूट्रिशन हो गया. यानी कि न्यूट्रिशन 2 टाइप का होता है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक में अपना खाना खुद बनाते हैं यानी कि लिविंग प्लांट्स आते हैं. हेटेरोट्रॉफिक में एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स आते हैं. अब खाने की बेसिस पे आपने जो एनिमल्स हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है, वो ये बता दिए गए हैं. Now the 4th characteristics of the living organism is respiration or breathing. The process of taking in oxygen, combining it with food and throwing out the carbon dioxide is called the respiration. अब देखिए ब्रीथिंग क्या होता है? सांस लेना. The process of taking in oxygen and giving out carbon dioxide is called the breathing. ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करना क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है. बट व्हेन द ऑक्सीजन व्हिच we have taken in breathing combined with food and bring it into the simple form and energy is released, this process is known as respiration. तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने में जो
रेस्पिरेशन कहलाती है। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है। जो आपको ऑक्सीजन लिए वो अंदर जाके किसके साथ कंबाइन हो रही है, फूड के साथ कंबाइन हो रही है और फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज करती है, जिससे कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होती है। तो हम कहते हैं कि जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और वाटर निकलता है और एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम अपनी वेरियस लाइफ एक्टिविटीज में यूज करते हैं। ये तो हम लोगों की बात हो गई। उसके बाद आप चलिए तो सिमिलरली प्लांट्स आल्सो रेस्पायर थ्रू द स्टोमेटा व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। ये तो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स की बात हो गई। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन किससे होता है, स्टोमेटा से। स्टोमेटा आर द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। पत्ती के पीछे छोटे छोटे छेद रहते हैं, उनको आप स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा से ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। फिशेस रेस्पायर थ्रू द गिल्स। जो पानी में रहने वाले जानवर हैं उनके लंग्स नहीं होते तो वो ऑक्सीजन नहीं ले सकते। वो ऑक्सीजन सिर्फ डिसॉल्व स्टेट में जो वाटर में डिसॉल्व है उसी से ले सकते हैं। इसलिए वो किससे रेस्पायर करते हैं, गिल्स से रेस्पायर करते हैं। जबकि ह्यूमन बीइंग्स का रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या है, लंग्स है। हम लोग फेफड़ों से सांस लेते हैं। प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा से होता है और फिशेस में गिल्स से होता है। तो आपको ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है।